दोपहर की चिलचिलाती धूप थी और शहर के बाहरी इलाके की सड़कें भरी थीं, लेकिन व्यवस्थित थीं। आचार्य सफिया अपनी गुलाबी रंग की सेडान के स्टीयरिंग के पीछे बैठी थीं। कार का एसी चालू था, जिससे पास की एक स्थानीय मदरसा समुदाय हॉल में अपनी कक्षा पूरी करने के बाद उन्हें गर्मी से राहत मिल रही थी। उन्होंने एक ढीला, हल्के रंग का सलवार कमीज और एक सलीके से लपेटा हुआ दुपट्टा पहन रखा था। उनका चेहरा शांत था और वह बीच-बीच में शीशे में देखकर अपनी बैठने की स्थिति ठीक कर रही थी। वह गाड़ी चलाते समय जल्दी करने वाली नहीं थी। जब ट्रैफिक लाइट लाल हुई, तो सफिया स्टॉप लाइन से ठीक पहले रुक गईं। उनके पीछे कई अन्य वाहन भी धीमे होकर रुक गए। वह धैर्यपूर्वक पैदल चलने वालों को सड़क पार करते हुए देख रही थी। दाहिनी ओर से खाकी वर्दी में दो आदमी उनकी ओर आए। दोनों भारी भरकम शरीर के थे और उनका पेट उभरा हुआ था। वे धीरे धीरे चले, लेकिन बिना किसी आधिकारिक संकेत के सीधे सफिया की कार की खिड़की की ओर बढ़े। उनमें से एक ने अपनी दो उंगलियों से कार के शीशे पर तेजी से और जोर से दस्तक दी। सफिया ने शीशा थोड़ा नीचे किया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं, सर? उन्होंने विनम्रता से पूछा। पुलिसकर्मी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई कमी ढूंढ रहा हो। उसका साथी दूसरी तरफ कार पर झुककर खड़ा था, गुजरते वाहनों को देख रहा था। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, न ही कागजात की मांग, बस संदेह भरी नजरें और रौबदार हाव भाव। बाहर निकलो। तुमने अभी अभी लाइट जंप की है, शीशा खटखटाने वाले पुलिसकर्मी ने कहा। उसकी आवाज कठोर थी। शीशा खटखटाने वाले कठोर थी। सफिया चौंक गई। उन्हें यकीन था कि वह समय पर रुकी थी, लेकिन कार में बहस करने से बचने के लिए उन्होंने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकली। आसपास अभी भी काफी भीड़ थी। कुछ वाहन चालक ध्यान देने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सफिया ने कोई उल्लंघन नहीं किया था। जैसे ही सफिया कार के बगल में खड़ी हुई, दूसरा पुलिसकर्मी आगे आया। उसने बिना किसी और स्पष्टीकरण के चालान बुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। सफिया कुछ कह पाती, इससे पहले पहले पुलिसकर्मी ने एक वाक्य और जोड़ा, मामला यही निपटा लेते हैं। बात करो, बस 10,000 रुपये दे दो। उसका लहजा आरामदायक था, लेकिन दबाव स्पष्ट था। सफिया एक पल के लिए चुप हो गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने गलत नहीं सुना है। यह स्थिति तेजी से बदल गई थी। ट्रैफिक लाइट पर रोके जाने से अब यह कुछ बहुत ही गंभीर चीज की शुरुआत बन गया था। सफिया अपनी कार के बगल में खड़ी रही, स्थिति अजीब होने के बावजूद शांत रहने की कोशिश कर रही थी। एक पुलिसकर्मी अभी भी अपनी चालान बुक में लिख रहा था, जबकि दूसरा ऊंची आवाज में बात करने लगा। तुम स्टॉप लाइन के बहुत पास रुकी थी। यह पहले से ही उल्लंघन है। लाइनें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं, उसने कहा। सफिया ने घूमकर अपनी कार की स्थिति देखी। उन्हें पूरा यकीन था कि वह स्टॉप लाइन से पहले ही रुकी थी। माफ कीजिए सर, मैं लाइन से पहले ही रुक गई थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, सफिया ने शांत आवाज में जवाब दिया। लेकिन इस जवाब से उस पुलिसकर्मी का चेहरा बिगड़ गया। वह एक कदम और करीब आया और कहा, हमें अपना काम मत सिखाओ, हम जानते हैं कि गलत क्या है। उसका लहजा अपमानजनक था, जैसे वह अपना अधिकार दिखाना चाहता हो। दूसरे पुलिसकर्मी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और सफिया की प्रतिक्रिया देखते हुए कार पर झुककर खड़ा रहा। पीछे रुके कुछ बाइक सवार उन्हें देखने लगे। उनमें से कुछ भ्रमित थे, क्योंकि वे जानते थे कि सफिया की कार नियम के अनुसार ही रुकी थी। लेकिन किसी एक और ने बोलने की हिम्मत नहीं की। सफिया ने चारों ओर देखा, यह समझते हुए कि अब लोगों का ध्यान उन पर है। आरसी पंजीकरण, प्रमाण पत्र और डीएल ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? पुलिसकर्मी ने जोर देते हुए पूछा। सफिया ने अपना पर्स खोला और बिना किसी सवाल के उन्हें सौंप दिया। पुलिसकर्मी ने दस्तावेजों को जल्दी से देखा, फिर कहा, इस कार का रंग भी बहुत भड़कीला है। यह मजे के लिए ठीक है, किसी धर्म की शिक्षिका के लिए नहीं। इस टिप्पणी ने सफिया को सीधे उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। यह अब केवल चालान के बारे में नहीं था, यह व्यक्तिगत अपमान था। सफिया जानती थी कि यह उल्लंघन के बारे में नहीं था। वे बस उन्हें डराना चाहते थे, ताकि पैसे ऐंठ सकें। उन्हें घिन आने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। अगर मेरी कोई गलती है, तो कृपया प्रक्रिया के अनुसार चालान काटिए, उन्होंने कहा। लेकिन जैसा कि उन्हें संदेह था, उनकी दिलचस्पी प्रक्रिया में नहीं थी। उनकी दिलचस्पी केवल उस पैसे में थी जिसे वे जल्दी और चुपचाप ले सकते थे। दस्तावेजों की जांच करने के बाद आरसी और डीएल पकड़े हुए पुलिसकर्मी ने उन्हें बंद किया और अपनी जेब में डाल लिया।
ऐसा करते हैं मैडम, उसने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा। दफतर के चक्कर लगाने की झंझट में क्यों पड़ना, मामला यहीं पर साफ कर लेते हैं। उसकी आवाज नीची हो गई, लेकिन दबाव बनाने के लिए, न कि माहौल शांत करने के लिए। सफिया ने उसे जारी रखने का इंतजार किया, और सचमुच पुलिसकर्मी ने आगे कहा, बस 10,000 रुपये दे दो और चालान के बिना तुम जा सकती हो। उसका साथी, जो अब तक केवल झुका हुआ था, आगे आया और धीरे से हंसा। अगर तुम नहीं मानोगी तो मामले को लंबा खींचने के लिए तैयार रहो। हम यह कार भी जब्त कर सकते हैं, उसने सफिया की गुलाबी सेडान की ओर इशारा करते हुए कहा। वे दोनों काफी करीब खड़े थे, जिससे सफिया को आधा कदम पीछे हटना पड़ा। कोई प्रक्रिया नहीं, कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं, केवल धमकी और अपमानजनक लहजा था। सफिया सीधी खड़ी रही, दोनों को सपाट नजर से देख रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई उल्लंघन किया है, और आप लोगों के पास मेरे कागजात रोकने का कोई कारण नहीं है, उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। पहले पुलिसकर्मी ने तुरंत एक छोटी सी हंसी दी और पलटकर कहा, अरे, यह औरत तो बहुत जिद्दी है। तुम मुश्किल चाहती हो तो हम मामले को लंबा खींच लेंगे। माहौल असहज होने लगा। आसपास रुके कुछ वाहन चालक और गंभीरता से देखने लगे। कुछ लोग चुपके से अपने फोन का कैमरा खोल रहे थे, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी लापरवाह दिखे। शायद इसलिए कि वे ऐसा अक्सर करते थे और उन्हें कभी कोई विरोध नहीं मिला था। अगर तुम समझदार हो तो पैसे निकालो और आगे बढ़ो, उनमें से एक ने इस बार धमकी भरे लहजे में कहा। सफिया को एहसास हुआ कि यह अब सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन का मामला नहीं था। यह इस बात का था कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग कमजोर समझे जाने वालों से फायदा उठाने के लिए किया जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है। सफिया ने दोनों को बारी बारी से देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनका लहजा बदलने लगा था। माफ कीजिए, मैं उस चीज के लिए पैसे नहीं दूंगी जो मैंने नहीं किया है। अगर मेरी कोई गलती है तो कृपया प्रक्रिया के अनुसार चालान काटिए, उन्होंने कहा। कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, लेकिन ठीक इसी वजह से उनके शब्द तीखे लगे। दोनों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को देखा, और उनके चेहरे बदलने लगे, शर्मिंदगी से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी। पहला पुलिसकर्मी एक कदम और आगे बढ़ा। इस बार उसकी आवाज तेज थी। मैंने कहा कि इसे आसान बनाओ, ज्यादा सच्चाई की बातें मत करो। हम जानते हैं कि जमीन पर काम कैसे होता है, उसने सफिया के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा। इस टिप्पणी ने आसपास के और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ नागरिक जो बस का इंतजार कर रहे थे, वे अब करीब खड़े हो गए। वे देखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन सुन रहे थे। सफिया फिर भी नहीं हिली। मैं इस पर कोई समझौता नहीं करूंगी, मैं संसव आस पास अब तक सीन देश, उन्होंने फिर कहा। वह जानती थीं कि जोखिम क्या था। वह जानती थीं कि स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन वह यह भी जानती थीं कि अगर वह आज हार मान लेती हैं तो कल किसी और को इसी तरह लूटा जाएगा। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थीं, न केवल इसलिए कि वह आचार्य थीं, बल्कि इसलिए भी कि उनके अपने सिद्धांत थे। दूसरा पुलिसकर्मी, जो अब तक ज्यादातर हंस रहा था, अब गुस्सा हो गया। यह औरत बेशर्म है, उसने अपनी चालान बुक को कार के बोनट पर पटकते हुए कहा। उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी सांसें भारी होने लगी। वे दोनों स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के आदी नहीं थे, खासकर एक महिला द्वारा जिसे वे कमजोर मानते थे। उनके अहंकार को चोट पहुंची थी। नागरिकों की निगाहें पूरी तरह से उन पर थीं। हेलमेट और बैग के पीछे से फोन के कैमरे निकलने लगे, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी इतने गुस्से में थे कि उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका अगला कदम उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। और सफिया अभी भी वहीं खड़ी थी, दूरी, हरकत की दिशा और खतरे की क्षमता का मूल्यांकन कर रही थी। एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक पहलवान के रूप में, जो आखिरी बार खुद को रोक रही थी। एक पुलिसकर्मी का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। बिना किसी चेतावनी के वह आगे बढ़ा और सफिया के शरीर के किनारे पर जोर से लात मारी। किक इतनी मजबूत थी कि सफिया अपना संतुलन खो बैठी और सड़क के किनारे फुटपाथ से टकराकर गिर गईं। टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत देखा। उनमें से कुछ चौंक गए, कुछ ने तुरंत अपने फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सफिया दर्द से कराह उठी। उनके हाथ गर्म और खुरदरे डामर को छू रहे थे, लेकिन उनका चेहरा दोनों आदमियों की ओर देख रहा था। वह चिल्लाई नहीं, न ही शिकायत की। वह बस आधी उठी हुई मुद्रा में बैठी रही
उन्हें एक ऐसी नजर से देखती रहीं जो अब अलग थी। वह अब चालान कटवाने वाली आचार्य नहीं थी। वह हरकत करने के लिए समय का मूल्यांकन कर रही थी। लात मारने वाले पुलिसकर्मी ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, अगली बार ज्यादा बकवास मत करना। उसकी आवाज ऊंची थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग देख रहे थे। उसका साथी, दूसरा पुलिसकर्मी, हंस पड़ा। हाँ, अब तो बात मानेगी, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। जैसे उन्होंने जो किया वह उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा था। एक बाइक सवार, एक युवा डिलीवरी राइडर बेचैन दिख रहा था। उसने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा, फिर अपने फोन की स्क्रीन की ओर, जो सफिया के पहले डांटे जाने के बाद से रिकॉर्ड कर रहा था। अन्य नागरिक भी, जिनमें साइकिल चला रहे एक बुजुर्ग भी शामिल थे, करीब खड़े हो गए। किसी ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वे सभी जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है। इन सब के बीच सफिया ने जमीन से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर अब न तो अधीनता थी और न ही अपराध बोध। वह केवल एक शिकार के रूप में खड़ी नहीं हुई थी, जिसे अभी अभी चोट लगी थी, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति के रूप में खड़ी थी जिसने अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर ली थी। दोनों पुलिसकर्मी शायद सोचते थे कि वे अभी भी स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था। उन्होंने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफिया धीरे धीरे फुटपाथ से उठी। उन्होंने अपने सलवार कमीज पर लगी सड़क की धूल को झाड़ा। उनकी सांसें नियमित थीं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। एक दबा हुआ तनाव जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। वह रोए नहीं, उन्होंने चिल्लाया भी नहीं, लेकिन उनकी हर हरकत एक बात बता रही थी। जिस धैर्य को उन्होंने बनाए रखा था वह खत्म हो चुका था। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और दोनों पुलिसकर्मियों को एक ठंडी, नापी तुल्ली नजर से देखा। लात मारने वाला पुलिसकर्मी मुस्कुराया, अभी भी खुद को ऊंचा समझ रहा था। यही ठीक है, अब अक्ल आई, उसने अपनी बाहों को छाती पर मोड़ते हुए कहा। लेकिन कुछ ही सेकंडों में जब उसने सफिया के खड़े होने का तरीका बदला तो उसकी अभिव्यक्ति भ्रम में बदल गई। उसका दाहिना पैर अब थोड़ा खुला हुआ था। उसका शरीर स्थिर था और उसके दोनों हाथ किनारे पर ढीले लटके हुए थे, हरकत के लिए तैयार। देख रहे नागरिकों को कुछ अजीब लगा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, अरे, वह तो मारने के लिए तैयार है। जो फोन पहले रिकॉर्डिंग के लिए थे वे अब पूरी तरह से केंद्रित थे, क्योंकि माहौल अचानक बदल गया था। यह अब सिर्फ अन्याय का मामला नहीं था, यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत जैसा लग रहा था। सफिया ने एक गहरी सांस ली और धीरे से, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैंने आपको इंसानियत दिखाने का मौका दिया। जो पुलिसकर्मी हंस रहा था, उसने केवल अपनी भौहें उठाईं, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह महिला अभी भी बोलने की हिम्मत कर रही है। लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से कोई और मजाक निकलता, सफिया ने एक उंगली उठाई और सीधे उनके चेहरों की ओर इशारा किया। मैं कोई शिकार नहीं हूं जिस पर तुम रौब झाड़ सको। मैं एक राष्ट्रीय स्तरीय पहलवानी एथलीट हूं और एक पैरा एसएफ विशेष बल मेजर की पत्नी हूं। दोनों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। उन्हें एहसास होने लगा कि वे किसी साधारण व्यक्ति से नहीं उलझ रहे थे, न किसी साधारण शिक्षिका से, न ही किसी कमजोर महिला से जिसे लात मारकर हंसा जा सके। लेकिन तब तक उन्हें एहसास हो चुका था, क्योंकि सफिया तैयार थीं और जो कुछ बचा था वह सिर्फ प्रतिक्रिया थी। सफिया बिजली की तेजी से और बिना किसी झिझक के हरकत में आईं। एक कदम आगे बढ़ने और एक सटीक शारीरिक चाल के साथ उन्होंने तुरंत उस पुलिसकर्मी की बांह पकड़ ली जिसने उन्हें लात मारी थी। इससे पहले कि वह आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, सफिया घूम गईं और उसकी बांह को उसकी पीठ पर कसकर मोड़ दिया। उन्होंने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा, उसे अपनी पीठ की ओर झुका दिया। उस आदमी का भारी शरीर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। सफिया द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक अंधा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पेशेवर एथलीट का पूर्ण नियंत्रण था। पुलिसकर्मी धीरे से चिल्लाया, आह, दर्द हो रहा है मैडम, दर्द हो रहा है। लेकिन सफिया ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी और कहा, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम इस सड़क पर जो चाहो कर सकते हो? उसकी आवाज स्थिर थी, चिल्लाहट नहीं, लेकिन भीड़ में स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी, जो अब उत्साहित होने लगी थी। कुछ नागरिकों ने धीरे से जयकारे लगाए और फोन के कैमरे अब घटनास्थल की ओर ज्यादा केंद्रित थे। दूसरे पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर विकास, ने चौंका और बगल से हमला करने की कोशिश की। वह सफिया के कंधे की ओर हाथ बढ़ाते हुए दौड़ा, लेकिन फिर से
एक बड़ी गलती। एक आसान बचाव की चाल के साथ सफिया घूम गईं और तेजी से उस आदमी के पैरों पर झाड़ू जैसी लात मारी। विकास का भारी शरीर उछला और जोर से डामर पर गिर पड़ा। उस टक्कर से एक बाइक सवार का हेलमेट गिर गया, जो सदमे में था। कुछ ही सेकंडों में दोनों वर्दीधारी आदमी अपमानजनक स्थिति में थे। एक आर्म लॉक में फंसा था, दूसरा थककर भ्रमित होकर जमीन पर पड़ा था। वे अब बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो मैडम, पहले पुलिसकर्मी ने सफिया की पकड़ में कांपते हुए कहा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। हालांकि स्थिति को केवल कुछ ही मिनट हुए थे। आसपास के नागरिकों ने धीरे धीरे जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। उनमें से एक ने जोर से कहा, आखिरकार किसी ने ऐसे व्यवहार का विरोध किया। सफिया ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अब और नहीं हिलेंगे। वह दोनों के बीच सीधी खड़ी रहीं, अभी भी सतर्क थीं, और सभी को केवल इतना ही कहा, सब कुछ रिकॉर्ड करो, सुनिश्चित करो कि वे वर्दी के पीछे न छिप सकें। दोनों अपराधियों के असहाय पड़े रहने के तुरंत बाद शुरू से रिकॉर्ड कर रहे कुछ नागरिकों ने अधिकारियों से संपर्क किया। उनमें से एक, श्री सुरेश, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, ने स्थान और संक्षिप्त विवरण देते हुए तेजी से फोन किया। सर, यहाँ 2 भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, नागरिकों ने कार्रवाई की है और हमारे पास वीडियो सबूत है, उन्होंने तेजी से कहा। यह उनके इलाके में कोई सामान्य घटना नहीं थी। लगभग 7 मिनट बाद 2 आधिकारिक गश्ती वैन घटनास्थल पर पहुंची। उनके सायरन जोर से नहीं थे, लेकिन आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थे। अंदर से कई पूर्ण वर्दीधारी पुलिस अधिकारी बाहर निकले, जिनमें उपायुक्त डीसीपी सतीश सिंह नामक एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। पहुंचते ही उन्होंने 2 अपराधियों की ओर देखते हुए एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण मांगा, जो अभी भी पसीने से लथपथ और थके हुए बैठे थे। सफिया शांत होकर अपनी कार के बगल में खड़ी थी। उनका चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन अब नियंत्रित था। आधिकारिक पुलिस अधिकारियों में से एक उनके पास आया और विनम्रता से पूछा, मैडम, क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूं? सफिया ने धीरे से लेकिन स्पष्ट रूप से जवाब दिया, सफिया जहरा। मैं एक राष्ट्रीय पहलवानी एथलीट हूं और मेजर आदित्य प्रसाद पैरा एसएफ की पत्नी हूं। इस वाक्य ने कुछ अधिकारियों को तुरंत एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। यह कोई साधारण नाम नहीं था। वे मेजर आदित्य को जानते थे और अब सफिया को भी जान गए थे। डीसीपी सतीश ने अपने आदमियों से प्रारंभिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद सफिया के पास आकर उन्हें संक्षेप में सलाम किया और पूछा, क्या आप ठीक हैं मैडम? सफिया ने सिर हिलाया। वह स्पष्टीकरण को और लंबा नहीं खींचना चाहती थी। उन्होंने अपना काम कर दिया था और अब यह कानून की प्रक्रिया का इंतजार करने का समय था। डीसीपी सतीश फिर उन 2 पुलिसकर्मियों की ओर मुड़े, जो अब पीले पड़ चुके थे। कुछ अधिकारी उनकी पहचान की जांच करने लगे और आंतरिक डेटाबेस से मिलान करने लगे। कुछ ही देर में यह पता चला कि दोनों आदमी, हेड कांस्टेबल गगन और सब इंस्पेक्टर विकास, वास्तव में सक्रिय सदस्य थे, लेकिन उनके खिलाफ आंतरिक उल्लंघनों का एक लंबा रिकॉर्ड था। जैसे ही इस जानकारी की पुष्टि हुई, आसपास के नागरिकों ने धीरे धीरे जयकारे लगाने शुरू कर दिए। यह खुशी के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि न्याय उनकी आंखों के सामने हो रहा था। डीसीपी सतीश ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। अपने आदमियों से पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने और नागरिकों के कुछ वीडियो फुटेज देखने के बाद उन्होंने अपने एक अधिकारी की ओर मुड़कर दृढ़ता से कहा, आंतरिक सतर्कता विभाग के प्रमुख को तुरंत बुलाओ। आदेश का पालन तेजी से वायरलेस पर संवाद के साथ किया गया। कुछ ही देर में एसीपी हेमंत कुमार, आंतरिक सतर्कता विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी, एक गंभीर और सख्त चेहरे के साथ अपनी आधिकारिक कार में घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने 2 थके हुए, पसीने से भीगे हुए पुलिसकर्मियों को देखा, एसीपी हेमंत ने तुरंत उनकी पहचान मांगी। वह उन दोनों के सामने सीधे खड़े हो गए और बिना किसी बात के उनके उल्लंघन रिकॉर्ड की सूची खोल दी, जो पहले ही दर्ज थी। हेड कांस्टेबल गगन और सब इंस्पेक्टर विकास, उन्होंने जोर से कहा, आप 3 महीने से निगरानी में हैं और आज आप लोगों ने दिखा दिया कि आपका नाम उस सूची में क्यों है। जुटी हुई भीड़ और बढ़ गई। फोन के कैमरे लगभग हर कोण से रिकॉर्ड कर रहे थे। एसीपी हेमंत आगे बढ़े और सीधे उनके सीने से उनके नाम और रैंक के बिल्ले हटा दी। उन्होंने उनकी वर्दी की बेल्ट भी खींच ली और अपने बगल में खड़े एक अधिकारी को सौंप दी। इस क्षण से आप इस संस्था का हिस्सा नहीं हैं।
उन्होंने अपनी आवाज को इतना ऊंचा रखा कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। हेड कांस्टेबल गगन ने बस अपना सिर झुका लिया, जबकि सब इंस्पेक्टर विकास लगभग रो पड़ा। सर, हम समझा सकते हैं, यह एक गलत फहमी थी, उसने कांपते हुए कहने की कोशिश की। लेकिन एसीपी हेमंत टस से मस नहीं हुए। यह गलत फहमी नहीं है, यह स्पष्ट सबूत है। नागरिकों का रिकॉर्ड, पीड़ित का बयान और आपका रिकॉर्ड। यह पहली बार नहीं है, यह आखिरी बार है। कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन दोनों को सुरक्षित करने के लिए आधिकारिक कार की ओर ले जाना शुरू कर दिया। चारों ओर से नागरिकों ने धीरे धीरे तालियां बजाईं। यह जश्न मनाने के लिए नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि उस दिन कुछ वास्तविक कार्रवाई हुई थी उनके लिए। एनी थोर खाम हैव कम हैम हैम एनएम। यह केवल बर्खास्तगी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि वर्दी अब अन्याय के लिए ढाल नहीं थी। और सफिया उन सब के बीच चुपचाप खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह से जानती थीं कि उनके आज के रुख ने कुछ बदल दिया है। ऑन द स्पॉट बर्खास्तगी की प्रक्रिया पूरी होने और दोनों अपराधियों को बेजान और बिना प्रतीक चिन्हों के आधिकारिक कार में ले जाए जाने के बाद नागरिकों का ध्यान फिर से सफिया की ओर गया। कुछ लोग सहानुभूति व्यक्त करने के लिए पास आए, कुछ ने बस सम्मान से सिर हिलाया और कई ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन सफिया ने केवल हल्की सी मुस्कान दी, धीरे से सिर झुकाया और इशारा किया कि सब ठीक है। वह प्रशंसा या सुर्खियों की तलाश में नहीं थी। उनके लिए उन्होंने बस वही किया था जो किया जाना चाहिए था जब अत्याचार सीमा पार कर जाता है। एक युवा मां अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए पास आई। आपका धन्यवाद मैडम, हम सब देख रहे थे, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें नम थीं। अंदरबूत इंघराम इसान की अंदरपोट इंघराम अंदरपोट थी ना ऐसी बात अंदरपोट इंघराम 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 आची कान की आज इंघराम अंदरपोट इंघराम इंघराम। सफिया ने सिर हिलाया, ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने धीरे से मां के कंधे को छुआ और जवाब दिया, आवाज उठाने से मत डरना। गलत का विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन शांत दिमाग से। यह साधारण वाक्य स्पष्ट रूप से सुना गया, क्योंकि माहौल अब बहुत शांत था। और पीछे से एक नागरिक की आवाज आई, काश और लोग भी मैडम जितने साहसी होते। एक स्थानीय पत्रकार जो थोड़ी देर से पहुंचा था, पास आने और वायरल कोड प्राप्त करने के लिए अपना माइक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सफिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, कानून महत्वपूर्ण है, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे लागू किया जाता है, शक्ति से नहीं, बल्कि तर्क और न्याय से, और निर्दोषों को चोट पहुंचाकर नहीं। उनके शब्दों को कई कोणों से रिकॉर्ड किया गया और घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर फैल गया। उनके वीडियो, जिसमें उन्हें लात मारे जाने से लेकर दोनों पुलिसकर्मियों को नियंत्रित करने और बर्खास्तगी के दौरान शांत खड़े रहने तक, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए। कई लोग, खासकर युवा महिलाएं जो अब तक उत्पीड़न का सामना करते समय असहाय महसूस करती थीं, प्रेरित हुईं। टिप्पणियां सफिया को एक बुद्धिमान और साहसी प्रतिरोध के नए चेहरे के रूप में उल्लेख कर रही थीं। लेकिन जब सारा ध्यान उन पर था, तो सफिया वापस अपनी गुलाबी कार की ओर चली गईं, जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उन्होंने अपनी सीट पर थोड़ी धूल साफ की, फिर इंजन स्टार्ट किया। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने शीशे में देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ नियंत्रण में था। गर्व या संतुष्टि के किसी भी भाव के बिना उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। एक आचार्य जो केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि सड़क पर भी सत्य सिखाती थी।